ऑडियो बुक की शुरुआत एक ऐसी चेतावनी से होती है जो जितनी जरूरी है उतनी ही असहज करने वाली भी। मैनिपुलेशन कोई दुर्लभ या नाटकीय घटना नहीं है जो केवल ठगों या खलनायकों तक सीमित हो, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में गहराई से बुना हुआ है। यह हमारी बातचीत, कार्यस्थल, रिश्तों, मीडिया, विज्ञापनों और यहां तक कि उन कहानियों में भी छिपा होता है जो हम खुद से कहते हैं। किताब अपनी मुख्य बात एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार से रखती है। अगर आप कभी किसी बातचीत से उलझन में बाहर निकले हों, बिना सोचे समझे किसी बात से सहमत हो गए हों, या बिना कारण अपने ही फैसले पर शक करने लगे हों, तो संभव है कि आपके साथ मैनिपुलेशन हो चुका हो। इसके बाद यह समझाती है कि मैनिपुलेशन इसलिए काम करता है क्योंकि यह हमारी सोच को विकृत करता है, हमारी भावनाओं का फायदा उठाता है और धीरे धीरे हमारी शक्ति को हमसे छीन लेता है। साथ ही यह एक समाधान भी देती है। अगर आप लोगों को समझना सीख लें, खासकर उनके बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार को, तो आप समय रहते पहचान सकते हैं कि कब आपको दबाव में लाया जा रहा है या भावनात्मक रूप से फंसाया जा रहा है। इंसान इतने आसानी से क्यों प्रभावित हो जाते हैं? किताब कन्फॉर्मिटी यानी समूह के साथ चलने की प्रवृत्ति और प्रसिद्ध ऐश प्रयोग का उदाहरण देती है। इसमें एक व्यक्ति को ऐसे समूह में रखा जाता है जहां बाकी सभी लोग जानबूझकर गलत जवाब देते हैं और धीरे धीरे वह अकेला व्यक्ति भी अपने सही जवाब पर शक करने लगता है। यहां सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान अक्सर अपनी आंखों और समझ पर भी भरोसा नहीं करता, खासकर तब जब पूरा समूह एक साथ खड़ा हो। जब लोग ज्यादा होते हैं, जब स्थिति अनिश्चित होती है, या जब सामने वाले ज्यादा ताकतवर या जानकार लगते हैं, तब हम और जल्दी झुक जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति भी आपका साथ दे दे तो यह दबाव टूट सकता है। यही जगह है जहां से किताब मनोविज्ञान को मैनिपुलेशन से जोड़ती है। जो लोग इस कमजोरी को समझते हैं वे इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कहानी टर्न पर आती है, जो इस किताब का मुख्य ढांचा है। इसमें बताया गया है कि मैनिपुलेटर अलग अलग तरीकों से काम करते हैं, लेकिन उनके पैटर्न लगभग एक जैसे होते हैं। वे अपने इरादे छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं या आधी सच्चाई बताते हैं। वे ड्रामा पैदा करते हैं ताकि ध्यान उन पर बना रहे। वे भावनात्मक विस्फोट करते हैं ताकि सामने वाला झुक जाए। वे खुद को पीड़ित दिखाते हैं ताकि सहानुभूति मिले। वे दूसरों के काम का श्रेय ले लेते हैं। वे आपको अपने ऊपर निर्भर बना देते हैं ताकि नियंत्रण बना रहे। वे अधूरी जानकारी देकर आपको पीछे रखते हैं। वे दोस्त बनने का नाटक करते हैं ताकि आपकी निजी बातें जान सके। वे किसी चीज के लिए कमिट नहीं करते ताकि आप हमेशा अनिश्चित रहें। वे अनजान बनकर जिम्मेदारी से बचते हैं। वे हर गलती का दोष दूसरों पर डालते हैं। वे आपको वही बताते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और अंत में वे धीरे धीरे आपके फैसलों को नियंत्रित करने लगते हैं। इन सभी नियमों को मिलाकर देखा जाए तो मैनिपुलेशन कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक पूरी रणनीति है, जिसमें बिना जबरदस्ती दिखाए किसी की स्वतंत्रता को धीरे धीरे कमजोर किया जाता है। इसके बाद किताब एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती, शायद गलत होता है? जवाब सीधा नहीं है। आमतौर पर हम मैनिपुलेशन को नकारात्मक मानते हैं क्योंकि इसमें धोखा और स्वार्थ शामिल होता है। लेकिन किताब बताती है कि प्रभाव डालना हर जगह मौजूद है। विज्ञापन, सरकारें, स्वास्थ्य अभियान, धर्म और यहां तक कि मैनेजर भी लोगों के फैसलों को प्रभावित करते हैं। कुछ प्रभाव नुकसानदेह होते हैं, जैसे धोखाधड़ी या गलत प्रचार, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं, जैसे लोगों को स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना। यहां किताब मैनिपुलेशन और परसुएशन, प्रेरणा के बीच अंतर समझाती है। परसुएशन ईमानदार और अच्छे इरादे से होता है, जबकि मैनिपुलेशन स्वार्थी और धोखेबाज होता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि इरादा क्या है, तरीका कितना ईमानदार है और फायदा किसे मिल रहा है। कहानी फिर हमारे रोजमर्रा के जीवन की ओर मुड़ती है। खासकर कार संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आप मैनिपुलेशन के बीच हैं। ज्यादा चापलूसी, नकली सहानुभूति, एक तरफा फैसले, डराना, उलझन पैदा करना, जानकारी छुपाना, गॉसिप फैलाना और अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालना। यही पैटर्न घर और दोस्तों में भी दिखते हैं, लेकिन वहां पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। ऐसे लोग पहले आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और बाद में आपको तोड़ते हैं। आपकी वास्तविकता पर शक करवाते हैं, विषय बदल देते हैं, आपकी राय को छोटा दिखाते हैं और आपको हर बात के लिए दोषी महसूस कराते हैं। इसका असर यह होता है कि आप मानसिक रूप से थक जाते हैं, खुद पर भरोसा खो देते हैं और रिश्ता एक तरफा हो जाता है। परिवार के संदर्भ में यह और भी कठिन हो जाता है।
वहां मैनिपुलेशन को स्वीकार करना, मुश मानना ही नहीं चाहते कि अपने लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन संकेत वही होते हैं। हर बातचीत के बाद थकान महसूस होना, खुद को दबाना, हर समय सावधान रहना, अपराध बोध महसूस करना और अपनी असली पहचान खो देना। यहां किताब दिखाती है कि मैनिपुलेशन केवल व्यवहार नहीं बल्कि पहचान और आत्मसम्मान को भी प्रभावित करता है। इसके बाद किताब डार्क साइकोलॉजी और डार्क ट्रायड की चर्चा करती है। नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोती खुद में इतना डूबा होता है कि उसे दूसरों की परवाह नहीं होती। मैकियावेलियन व्यक्ति चालाक, स्वार्थी और भावनात्मक रूप से ठंडा होता है। साइकोपैथ में सहानुभूति और पछतावे की कमी होती है और वह आक्रामक हो सकता है। ये तीनों मिलकर एक ऐसे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। किताब आगे बताती है कि इन गुणों को मापने के लिए डर्टी डजन स्केल बनाई गई, जिसमें लोगों से उनके व्यवहार और सोच के बारे में लोग ज्यादा स्कोर करते हैं। उनमें डार्क ट्रेट्स होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा किताब यह भी बताती है कि सैडिज्म, दूसरों को दर्द देकर खुशी महसूस करना, सबसे खतरनाक प्रवृत्तियों में से एक है। ऐसे लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, कभी गुप्त रूप से, कभी खुलकर, और अक्सर इतने चालाक होते हैं कि पकड़े भी नहीं जाते। आखिर में किताब ये सिखाती है कि मैनिपुलेशन को पहचानना कैसे है। अगर आप हमेशा मजबूर महसूस करते हैं, ना कहने पर अपराध बोध होता है, अपनी सोच पर शक, पीछे कोई स्वार्थ दिखता है, हर गलती का दोष आप पर आता है, या कोई व्यक्ति सिर्फ अपने काम के समय ही आपके पास आता है, तो यह संकेत है कि आप मैनिपुलेशन का शिकार हो सकते हैं। खासकर रिश्तों में, जहां नियंत्रण को अक्सर प्यार समझ लिया जाता है, वहां सावधान रहने की जरूरत है। जलन, कंट्रोल और दबाव, ये प्यार नहीं बल्कि मैनिपुलेशन के संकेत हैं। हालांकि आगे के अध्याय पूरी तरह यहां दिखाई नहीं देते, लेकिन यह स्पष्ट है कि किताब आगे बॉडी लैंग्वेज और मैनिपुलेटर से निपटने के तरीकों पर चर्चा करती है। फिर भी अब तक का साफ है, इंसान आसानी से प्रभावित हो जाता है। मैनिपुलेटर इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं और इससे बचने का सबसे बड़ा तरीका है जागरूकता, खुद पर भरोसा और पैटर्न को पहचानने की क्षमता। जब आप समझ जाते हैं कि खेल कैसे खेला जा रहा है, तब आप उसके शिकार बनने से बच सकते हैं।